आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा मुद्दे पर आते हैं। मुशारका इन बैंक डिपॉजिट्स के 21वें बाब को अगर गौर से देखा जाए तो इस्लामिक टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स की पूरी मशीनरी खुलकर सामने आ जाती है। बज़ाहिर ये बिल्कुल एक आम डिपॉजिट लगता है ना, लेकिन हकीकत में इसके पीछे एक जबरदस्त शरिया कंप्लायंट इंजन पूरी ताकत से चल रहा होता है। तो चलिए आज इस फाइनेंशियल मशीन के पुर्जे अलग करके देखते हैं। अब सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल जो फौरन जहन में उभरता है वो ये कि कोई भी बैंक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स यानी पहले से तयशुदा सूद के बगैर टर्म डिपॉजिट आखिर ऑफर कर ही कैसे सकता है। इस राज को समझने का बेहतरीन तरीका यह है कि इस इंस्ट्रूमेंट को एक ऐसी मशीन तस्वुर किया जाए जिसके 4 इंतहाई अहम और बिल्कुल अलग अलग हिस्से हैं। जब इन चारों हिस्सों को जोड़ा जाएगा ना तो ये सारा मामला खुद ब खुद हल हो जाएगा। तो ये रहे हमारे वो 4 अहम हिस्से। नंबर 1 फिक्स्ड एसेट का असूल, नंबर 2 पार्टनरशिप के किरदार, नंबर 3 प्रॉफिट इंजन और नंबर 4 एग्जिट स्ट्रैटेजी। बस इन 4 चीजों पर हमारी पूरी तवज्जो रहेगी। चलें सीधा पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। सेक्शन 1 फिक्स्ड एसेट का उसूल। इस्लामिक फाइनेंस में एक बुनियादी उसूल है, महज पैसे से पैसा बनाना कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए यहां एक बड़ी सख्त शर्त रखी गई है। अगर इन टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स को सेकेंडरी मार्केट में निगोशिएबल यानी काबिल तबादला बनाना है तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर कम अज कम 10% इजारा या कोई और फिक्स्ड एसेट होना बिल्कुल लाजमी है। ये 10% का उसूल ही तो है जो सर्टिफिकेट को महज कागज के एक टुकड़े से निकालकर एक हकीकी और ठोस असासी की शक्ल दे देता है। और एक बार जब ये 10% फिक्स्ड एसेट्स की शर्त पूरी हो जाए तो मार्केट के लिए जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो जाती है। फिर मैच्योरिटी के ऑप्शंस महज 1 महीने से लेकर ज्यादा से ज्यादा 5 साल या उससे भी आगे तक जा सकते हैं। मतलब शरीयत के उसूलों की मुकम्मल पाबंदी और मार्केट की डिमांड्स का भी पूरा ख्याल रखा गया है। अब आते हैं अपनी मशीन के दूसरे पुर्जे की तरफ। सेक्शन 2 पार्टनरशिप के किरदार। यहां असल गेम है मुजारबा की बुनियाद पर बनने वाली पार्टनरशिप की। एक तरफ डिपॉजिट होल्डर्स हैं जिन्हें रुब्बल माल कहा जाता है, यानी वो लोग जो सरमाया फराहम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है बैंक जो मुजारिब या वर्किंग मैनेजर का किरदार अदा कर रहा है। एक फरीक का पैसा और दूसरे की महारत, और ये दोनों मिलकर इस पूरे फाइनेंशियल पूल को ड्राइव करते हैं। अब इस मुजारबा पार्टनरशिप के कुछ बड़े ही अटल किस्म के ग्राउंड रूल्स हैं। होता कुछ यूं है कि इन्वेस्टर्स अपना सरमाया एक शरिया कंप्लायंट एसेट पूल में डाल देते हैं। अब अगर कारोबार में मुनाफा हुआ तो वो एक पहले से तयशुदा फीसद के हिसाब से खुशी खुशी बांट लिया जाता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाए तो वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ सरमाए के तनासुब से यानी प्रो राटा बेसिस पर शेयर होगा। और हाँ, मुनाफे की तकसीम का जो तनासुब है वो इन्वेस्टमेंट के वक्त ही बिल्कुल फिक्स कर लिया जाता है। यही तो वो गेम चेंजर पॉइंट है जो इसे रिवायती बैंकिंग से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है, जहां रिस्क और रिवॉर्ड इस तरह हकीकी मानों में तो कभी शेयर ही नहीं होते। मुनाफे की तकसीम के हवाले से एक इंतहाई शिफाफ और मज़े की बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पूल तब तक कैलकुलेट ही नहीं हो सकता जब तक कि ग्रॉस प्रॉफिट में से असल यानी एक्चुअल बिलवास्ता अखराजात माइनस ना कर लिए जाएं। मतलब कोई फर्जी या ख्याली कटौतियां नहीं, सिर्फ वही खर्चे निकलेंगे जो हकीकत में हुए हैं, और जो कुछ बाकी बचता है वही वो साफ शिफाफ मुनाफा है जो आगे जाकर तकसीम होता है। यहां से दाखिल होते हैं अपनी मशीन के तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से में। सेक्शन 3 प्रॉफिट इंजन। अब जरा इस तस्वर पर गौर करें जिसे हम वेटेज या वजन कहते हैं। इन्वेस्टर्स के मुनाफे को उनकी सरमायाकारी के साइज और मैच्योरिटी प्रोफाइल के हिसाब से कुछ खास वेटेजेस दे दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जिसकी मैच्योरिटी 1 महीने की है उसका वेटेज कम रखा जाता है, और अगर किसी ने पूरे 5 साल के लिए पैसा लगाया है तो जाहिर है उस तवील अरसे की वजह से उसे एक हायर यानी ज्यादा वेटेज मिलेगा। ये बिल्कुल लॉजिकल सी बात है ना, जैसे किसी भी बिजनेस में लंबे अरसे के लिए शामिल रहने वाले को कुदरती तौर पर एक बढ़तरी हासिल होती है। ये सारी कैलकुलेशन एक बहुत ही सख्त सेमाही यानी क्वार्टरली साइकिल पर चलती है। क्वार्टर के बिल्कुल शुरू में डे 1 पर वेटेजेस असाइन कर दिए जाते हैं। फिर पूरा क्वार्टर वो पूल मार्केट में अपना जोर लगाता है, परफॉर्म करता है, और फिर क्वार्टर के बिल्कुल इख्तिताम पर जाकर वो मुनाफा डिक्लेयर और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप देखें, शुरू में वेटेज तय करने से गैर यकीनी की कैफियत खत्म हो गई, और आखिर में मुनाफे की कैलकुलेशन से रिस्क शेयरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट शानदार तरीके से अपनी जगह पर कायम रहा। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है जो इस पूरे सिस्टम को मजीद बैलेंस कर देता है। अगर बैंक कहे कि भाई मैं अपने फंड्स भी इस एसेट पूल में इन्वेस्ट करूंगा तो क्या होगा, तो जनाब वो खुद भी इस पूल का पार्टनर बन जाएगा, और ऐसी सूरत में बैंक को भी बिल्कुल इसी तरह एक मखसूस वेटेज दिया जाएगा जैसे किसी आम डिपॉजिटर को मिलता है। उसूल सबके लिए एक है, चाहे वो कोई आम इन्वेस्टर हो या खुद बैंक का अपना सरमाया। अब आते हैं फाइनल स्टेज पर,
जहां शराकत को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। सेक्शन 4 एग्जिट स्ट्रैटेजी। अब तक जो कुछ हमने डिस्कस किया उसके बाद जहन में फौरन एक सवाल क्लिक करता है कि चलो सब ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर्स को अपना पैसा वापस कैसे मिलेगा? एक ऐसा डायनामिक पूल जिसमें सूद का कोई चक्कर नहीं, पैसा हकीकी असासों में लगा हुआ है, वहां से एग्जिट यानी रिडेम्पशन का आखिर क्या तरीकाकार है? इसका तरीका बड़ा सीधा सा है, शेयर सेल, यानी अपने हिस्से को वापस फरोख्त कर देना। जब इन्वेस्टर्स को अपना सरमाया वापस चाहिए होता है तो वो अपना हिस्सा एक मुत्तफ़िका कीमत पर बैंक को ही फरोख्त कर देते हैं। अलबत्ता इसमें एक छोटी सी कंडीशन हो सकती है। बैंक शुरू में एक मिनिमम होल्डिंग पीरियड शर्त के तौर पर रख सकता है, जिसके पूरा होने से पहले रिडेम्पशन नहीं हो सकती। लेकिन ये पूरा तरीक़ेकार इस बात की 100% गारंटी देता है कि पार्टनरशिप का इख्तिताम भी शरीयत के इन्हीं शफ़ाफ खरीदो फरोख्त के उसूलों पर हो रहा है। तो अगर इस सारी डिस्कशन को समेटा जाए तो वो 4 सुतून कौन से हैं जो इस टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट को एक परफेक्ट शरिया कंप्लाइंट मशीन बनाते हैं? पहला, ट्रेडेबिलिटी के लिए पोर्टफोलियो में 10% फिक्स एसेट्स का होना। दूसरा, मुजारबा के तहत रबुल माल और मुजारिब के वाज़े किरदार। तीसरा, हर क्वार्टर के आगाज़ पर वेटेजेस का सेट होना। और चौथा, शेयर की फरोख्त के जरिए रिडेम्पशन का शफ़ाफ अमल। बस ये 4 चीज़ें मिलकर इस बेहतरीन निज़ाम को चला रही हैं। इस एक्सप्लेनर के इख्तिताम पर एक ऐसी बात जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा तसव्वुर करें, अगर एक सच्ची और खरी पार्टनरशिप में माली रिस्क और इनाम दोनों का बराबरी से शेयर होना लाजमी हो जाए, तो क्या ये फ्रेमवर्क पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम के बारे में हमारे मुआशरे का ज़ाविया निगाह नहीं बदल सकता? ये महज फाइनेंस की हद तक नहीं, ये एक पूरा फ़लसफ़ा है, और ये एक ऐसा ख्याल है जिस पर हमें ज़रूर सोचना चाहिए।